नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग वॉइड एग्रीमेंट्स इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 30 तक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन 34, सेक्शन 36 और सेक्शन 56 इन 3 सेक्शंस के अंदर आपको वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी। कुल मिलाकर 10 कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वॉइड एग्रीमेंट ये चीज़ बटी हुई है। आज के लेक्चर में हम लोग इसमें से 3 कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब क्या है। वॉइड एग्रीमेंट्स मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जिन्हें हम लोग लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते। मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स में से किसी भी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को ब्रीच कर दिया तो जो भी पार्टी सफ़र कर रही है वो कोर्ट में जाकर अपने वॉइड एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकती। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में आपको वॉइड एग्रीमेंट समझाने से पहले समझाना होगा एक वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है और उसके इसेंशियल कंडीशंस क्या है। वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के एक भी कंडीशन अगर ब्रीच हो जाए या फिर एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है तो वो चीज़ बनती है एक वॉइड एग्रीमेंट। हम लोग देखते हैं कैसे। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। व्हेन अ प्रॉमिस इज बैक्ड बाय लॉफुल कंसिडरेशन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट हैविंग एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। Enforceability by law has some essential elements. They are free consent, intention to create legal obligation and lawful nature of consideration. अभी void agreements जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है agreement made by incompetent parties. इनकॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या है। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझ में आएगा। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर ऐसी किसी पार्टी को जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरबिडन है या फिर इनकॉम्पिटेंट है उसके साथ अगर एग्रीमेंट किया गया तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेगा, इसीलिए वो एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। इसके बाद में दूसरा वॉइड एग्रीमेंट है एग्रीमेंट वेयर देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। द मिस्टेक शुड बी जेन्युइन एंड नॉट एन एक्सक्यूज टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आप सभी को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के सब्जेक्ट मैटर में गलती होना। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ वैलिड लीगल एक्सक्यूज। एग्रीमेंट वेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी चीजें करने के लिए किया गया एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल गांजा खरीदने के लिए किया गया एग्रीमेंट ये एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। गांजा एक इलीगल चीज है इसीलिए वो एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो माना जाता है। इसके बाद में एग्रीमेंट वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन मतलब एग्रीमेंट का कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस माने जाते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, डोनेशन, चैरिटी और एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेप्ट, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हें एक्सेप्शंस के अंदर माना जाता है। लेकिन एग्रीमेंट वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। इसके बाद में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी इंसान के साथ एग्रीमेंट करना कि तुम जीवन भर शादी नहीं करोगे या फिर ऐसा एग्रीमेंट करना कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देता हूं, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ, ऐसा आपने बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर देखा होगा। तो ये भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। दिस एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इसीलिए वो एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। इसके बाद में छठा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब किसी एक एरिया के अंदर आप जीवन भर व्यवसाय नहीं कर सकते या फिर ये व्यवसाय के अंदर तुम कभी आ नहीं सकते, इस तरह से एग्रीमेंट करना ये बेसिकली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इसीलिए इन्हें भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। इसके बाद में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग मतलब अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ है तो हम लोग जीवन भर किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे जो एग्रीमेंट है उनको भी वॉइड माना जाएगा। इसके बाद में एग्रीमेंट विच इज अनसर्टन और वेक, इसका मैं सबसे आसान एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए आपने एक होटल में फोन लगाया, ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपने अपना एड्रेस ही नहीं बताया तो आपको नेचुरली वो ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि आपने पूरी डिटेल्स बताई नहीं है।
you have given an uncertain or vague details to the other person who is a party to your contract. इसके बाद में वेजरिंग एग्रीमेंट, बेसिकली आप जो देखते हो ड्रीम 11, पेटीएम, रमी सर्कल, इसके अंदर जो आप प्लेस करते हो ये चीजें तो सट्टा लगाना ही है और वेजरिंग एग्रीमेंट ये चीजें वॉइड मानी जाती है। इसके बाद में एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बेयर एक्ट के अंदर भी दिया गया है कि मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब जादू से खजाना ढूंढ निकालना। ये सारी जो चीजें हैं वो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है और वो वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पहली चीज, एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। सेक्शन 11 के अंदर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन है। In order for a contract to be enforceable by law, it should be made by competent parties, a party who should be of age of majority, having sound mind and not disqualified by law is a competent party. Agreement made by incompetent parties is void. Agreement with minor is void ab initio. However, a minor can be a beneficiary of property or a partner with limited liability. इतना लिखने के बाद आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले आपको समझाना है कि सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो एक्सप्लेन किया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड लीगल एनफोर्सिएबल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टीज मौजूद है उनका लॉफुली कॉम्पिटेंट रहना जरूरी है। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब 18 साल से ऊपर का होना आपका कंपलसरी है। साउंड माइंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए आपका जो दिमाग है वो सेफ एंड साउंड होना चाहिए। इसके बाद में यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तब जाकर आप एक कॉम्पिटेंट पार्टी बनते हो टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इनकॉम्पिटेंट हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट एंटर किया तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ ना होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी तब्दील ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज इज वॉइड। अभी एग्रीमेंट वेयर देयर इज बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, agreement where there is bilateral mistake of fact is void as there is no free consent. Two people are said to consent each other when they agree upon the same thing in same sense. मैंने अपने चैनल पे बार बार ये एग्जाम्पल दिया है कि एक इंसान के पास 3 बाइक्स है, दूसरा इंसान उन बाइक्स को खरीदना चाहता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं तुमको एक बाइक बेचूंगा जिसकी कीमत है 50,000। मिस्टर ए के पास 3 बाइक्स है, रॉयल एनफील्ड, हीरो होंडा और बजाज पल्सर। मिस्टर ए अपनी बजाज पल्सर को 50,000 में बेचना चाहता है और मिस्टर बी 50,000 में मिस्टर ए की रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहता है। तो दोनों पार्टीज आर एट द जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इसीलिए वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी तब्दील ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। दोनों पार्टीज को अपने अपने पर्सपेक्टिव से जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। इसके बाद में एग्रीमेंट वेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट वेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड अब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इन ऑर्डर फॉर एन एग्रीमेंट टू बी फुलफिल्ड देयर शुड बी अ लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। सिंस द सब्जेक्ट मैटर इज अनलॉफुल एग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स जो है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होते हैं। जो मैं आपको आसान एग्जांपल देना चाहूंगा, इमेजिन करिए आपने किसी दोस्त के साथ या फिर किसी पेडलर के साथ ड्रग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ ये चीज मिसिंग है, क्योंकि जो ड्रग्स है वो इलीगल है। बेशक आपने उसको खरीदने के लिए पैसा दिया है, पैसा एक वैलिड कंसिडरेशन है, लेकिन ड्रग्स एक इलीगल कंसिडरेशन होने की वजह से आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। सो आशा करता हूं आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।